हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आप सभी का स्वागत है लर्नर सारथी चैनल पे। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन को और बात करेंगे आज के न्यू टॉपिक की क्रिया। तो ये है 7th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जर्नल हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। बट ये क्लास फोकस्ड है यूपी पीसीएल के एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की ही क्लास में हम क्रिया के थ्योरी को कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट करके इस टॉपिक को आज ही ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें फास्टली सब चीज़ें रिवाइज करते हुए चलनी है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और बात करेंगे क्रिया के बारे में, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हो क्या होती है क्रिया। यहाँ पे हम सिर्फ उसे रिवाइज कर रहे हैं। देखो, क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जो शब्द किसी भी कार्य के होने या करने का बोध कराएंगे उन्हें बोलेंगे क्या? क्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है पढ़ना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना। तो ये सब क्या है? कुछ काम है ना। ये सब एक काम है जहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है, तो इन्हें बोलेंगे क्रिया। अब यहाँ पे है क्रिया के उदाहरण। तो राकेश गाना गाता है, तो राकेश क्या करता है? गाना गाता है। तो यहाँ पे ये कुछ काम कर रहा है, इसे बोलेंगे क्रिया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन भी कुछ काम कर रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है। मनोरमा नाचती है, तो यहाँ पे नाचना भी क्या हो गया? एक क्रिया है। मानव धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे चलना भी क्या है? एक क्रिया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्रिया के भेद के बारे में। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया के भेद के बारे में बात करेंगे। तो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर बात करें रचना की दृष्टि से तो यहाँ पे क्रिया के होते हैं 5 भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी पार्ट्स है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अकर्मक क्रिया के साथ। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर सब क्लियर कर लेना। बात करेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कर्ता कुछ भी काम कर रहा है उसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की बात करें, मुकेश सोता है, तो सोने से क्या हो रहा है? सिर्फ मुकेश पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, कोई यहाँ पे कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जिस कार्य से सिर्फ कर्ता प्रभावित हो उस क्रिया को बोलेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण है, सीता रोती है, तो यहाँ पे सीता के रोने से सिर्फ सीता को ही प्रभाव पड़ने वाला है और किसी को प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ सोने और रोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो भी ये कार्य करेंगे इसका जो रिजल्ट है, जो प्रभाव है, वो सीधा कहाँ पड़ेगा? कर्ता पर ही पड़ने वाला है। इन वाक्यों में कर्म नहीं होता, जैसे सोना, चलना, रोना, उठना, खुलना, जाना, हंसना। अब बात करेंगे यहाँ पे अकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण के बारे में। यहाँ से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे राजेश दौड़ता है, तो राजेश के दौड़ने से सिर्फ राजेश पर ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सांप रेंगता है, तो क्या होगा? इससे सांप के रेंगने से सिर्फ सांप पर ही प्रभाव पड़ेगा। पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है। उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, ठीक है। अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होती है क्रिया, और ऑब्जेक्ट है कर्म।
तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब तो मैंडेटरी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जिन उदाहरण में क्रिया करने से जो प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर ही पड़े, वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर कर्म मौजूद नहीं होता, कर्म का अभाव होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है। यहाँ पे क्या है, जो भी कार्य हो रहा है उसका जो फल है वो कर्ता पे ना पड़कर दूसरी वस्तु पर पड़ता है, मतलब यहाँ पर कर्म भी होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, विकास पानी पीता है। तो देखो, विकास के पानी पीने से क्या होगा, विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पानी कम हो जाएगा। अगर हम पानी पिएंगे तो पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसमें पीता है क्या है, क्रिया है। इसका जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पानी पर पड़ रहा है। यहाँ पे कर्म क्या है, पानी है, ये क्या है, कर्म है। कर्ता क्या है, विकास। तो विकास पर पानी पीने से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पानी कम पड़ रहा है ना। तो अतः ये सकर्मक क्रिया है। बट अगर बात करूँ अकर्मक की, तो यहाँ पे राजेश दौड़ता है, तो इसके दौड़ने से सिर्फ राजेश पर ही प्रभाव पड़ रहा था, यहाँ पे कर्म का अभाव था। आई होप आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ और उदाहरण के बारे में, सकर्मक क्रिया के बारे में। रमेश फल खाता है, तो रमेश के फल खाने से फल कम भी तो हो रहा है ना, तो फल पर असर पड़ रहा है। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने से क्या हुआ, गाड़ी चला रहे हैं अगर हम, तो गाड़ी के टायर भी घिस रहे हैं, गाड़ी चल रही है, फ्यूल खत्म भी हो रहा है, तो ये सब प्रभाव गाड़ी पर पड़ रहा है। मैं बाइक चलाता हूँ, तो बाइक चलाने से क्या होगा, बाइक पर असर पड़ेगा। रमा सब्जी बनाती है, सब्जी क्या हो रहा है, बन रही है, सब्जी पहले कच्ची थी अब वो पक गई है, तो यहाँ पर सब्जी पर प्रभाव पड़ गया है ना। तो आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आ गई है तो क्या करना है आपको, सिंपली लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखो, पहला यहाँ पर है सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वहाँ सामान्य क्रिया होती है, ठीक है। देखो, जैसे अनिल आया, मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे अनिल क्या कर गया, आ गया, मैंने पढ़ लिया, तो आना पढ़ना ये सब क्या है, एक क्रिया है, तो ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो धातु से मिलकर एक क्रिया बन रही है, तो इसे बोलेंगे संयुक्त क्रिया। मतलब यहाँ पर एक सामान्य क्रिया नहीं है, यहाँ पर दो अलग अलग धातुओं को जोड़कर हमने एक क्रिया बनाई है, इसे बोलेंगे संयुक्त क्रिया। तो यहाँ बात करते हैं धातु की। धातु बेसिकली क्या होता है, धातु से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा क्रिया बनती है, ठीक है। देखो, अगर बात करूँ पढ़ना, समझना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पढ़ना। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन ये किस धातु से मिलके बनी है, ये बनी है पढ़ धातु से मिलके, पढ़ प्लस ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, धातु है। यहाँ पे हमने ना लगाया तो बन गया पढ़ना। तो इस तरीके से ये धातु होता है जो क्रिया को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संयुक्त क्रिया के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उदाहरण है, उसने खा लिया है। तो देखो, खा और लिया है ना, तो यहाँ पे दो अलग अलग धातु है, खा प्लस लेना। खा भी एक धातु है और लेना भी एक धातु है, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एक नई क्रिया खा लिया। तो यह है संयुक्त क्रिया का उदाहरण, ठीक है। तुमने उसे दे दिया था, तो दे और दिया मतलब देना, हमने देना से यहाँ पर दिया बना लिया, तो मतलब यहाँ पर दो दो धातुओं को मिलाकर बन गया एक और क्रिया। इट मीन्स ये बन गया दे दिया। तो यहाँ पर तुमने उसे दे दिया था, तो दे अलग धातु है और दिया अलग धातु है, इनको जोड़ के बन गई संयुक्त क्रिया। तो ये दोनों उदाहरण है संयुक्त क्रिया के। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले भेद के बारे में। नेक्स्ट इज नाम धातु क्रिया। तो देखो यहाँ पे समझते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है।
देखो, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? नाम धातु। तो यहाँ बात करते हैं उदाहरण की। देखो यहाँ पर जैसे हथियाना, बतियाना, लतियाना आदि। तो यहाँ पर हाथ से बना है हथियाना, मतलब हाथ क्या है आपका? संज्ञा। बतियाना, बात से बन गया बतियाना। लतियाना, लात से बन गया लतियाना। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द से हमने नाम धातु बना लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उदाहरण है, पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई। तो यहाँ पे जो लतियाते है ये आपकी है नाम धातु क्रिया। वे दोनों बतियाते चले जा रहे थे। यहाँ पे बतियाते क्या है? ये क्रिया से नहीं बना, ये आपका संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंदर कुछ चेंजेस करने से बनाया गया है। ठीक है, मेहमान के लिए जरा चाय गरमा देना। तो गरम क्या होता है? विशेषण, बट गरमा देना ये क्या है? नाम धातु क्रिया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले भेद के बारे में जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करेंगे चौथे भेद को। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो कर्ता है वो खुद काम नहीं कर रहा, वो किसी और से कार्य करवाएगा, मतलब किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देगा। जैसे यहाँ पर वह राम से पत्र पढ़वाता है। तो वहां पे यहाँ पे देखो वह की बात नहीं कर रहे, हम राम की बात कर रहे हैं। हम राम से पत्र पढ़वा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो है वो करता है, लेकिन वो किसी दूसरे से क्या कर रहा है? कार्य करवाता है। जैसे हमने बोल दिया शाम धोबी से कपड़े धुलवाता है। तो यहाँ पर शाम की बात नहीं कर रहे, धोबी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। शाम धोबी से कुछ कार्य करवा रहा है, इसे बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। तो फोर्थ और फिफ्थ भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लो। प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बाद। डबल स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब एक ही कर्ता है, वही कार्य कर रहा है, लेकिन उसने पहले एक क्रिया करी, उसे समाप्त करके दूसरी क्रिया करने चला गया, तो पहली वाली क्रिया बन गई पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण है चोर उठ भागा। पहले उठना फिर भागना। देखो पहले चोर उठा फिर भागा, है ना। तो यहाँ पे पहले वो उठ गया फिर भाग गया। तो यहाँ पर उठ जो है वो क्या बन गया? आपका पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण है, वह खाकर सोता है। तो पहले खाना फिर सोना, पहले उसने खाया फिर वो सो गया। तो यहाँ पे एक ही करता है, वो दो क्रियाएं कर रहा है। पहली वाली क्रिया खत्म करके दूसरी वाली क्रिया करी, तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। उक्त दोनों वाक्यों में उठ और खाकर पूर्वकालिक क्रिया हुई। ठीक है, यहाँ पर उठ और खाकर क्या बन गया? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग में अकेले नहीं आती। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर दो क्रिया तो होगी, है ना, और दूसरी क्रिया के साथ ही पहली क्रिया आएगी और पहली वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक कहलाएगी। तो ये क्रिया अकेले तो आ ही नहीं सकती। आई होप आपको सभी भेद यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में भी कोई डाउट है इसमें से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस है। तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी यहाँ पे, और कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ, और ये आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? आप जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, हम किसी को प्रेरणा देते हैं, हम खुद काम ना करके किसी अन्य से काम कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगी इसकी क्रिया? ओढ़वाना, उड़ाना, ओढ़ या फिर उड़वाना। तो देखो यहाँ बनेगा ओढ़वाना, है ना। हम बोल सकते हैं यहाँ पे श्याम ने राम से दोशाला ओढ़वा दी। तो यहाँ पे ओढ़वाना क्या बन गया? आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है, मान लो एक उदाहरण है, मैं मुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे मुड़ने से सिर्फ मुझ पर ही असर पड़ा, है ना। अब यहाँ पर है इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, मोड़, मुड़ जाना, मोड़ना या फिर मुड़वाना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मोड़ना। अगर हम बोले राम ने साइकिल मोड़ ली, तो यहाँ पर साइकिल मोड़ी है ना, तो साइकिल पे इसका प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोड़ना बनेगा इसका सकर्मक क्रिया, और मुड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया। मुड़ना से क्या हुआ, सिर्फ मुझ पर ही असर पड़ा, लेकिन मोड़ने से किसी दूसरी वस्तु पर भी असर पड़ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने दोनों क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये भी आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस है और ये आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर के क्वेश्चन है। देखो, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है। तो जिन क्रियाओं का व्यापार या फिर जो फल है वो सिर्फ कर्ता पर ही पड़े, उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो क्या बोलते हैं उन्हें, अकर्मक क्रिया। और अगर जो फल है उसका प्रभाव पड़े कर्म पर तो उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है। निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अकर्मक। तो पीटना, तो यहाँ पर सकर्मक बन गया। मारना भी सकर्मक है। दबना क्या है, अकर्मक है। दाबना क्या है, सकर्मक है। दबना, मैं दब गया, तो मेरे दबने से क्या हुआ, सिर्फ मुझ पे असर पड़ा। बट मैंने शाम को पीट दिया, मैंने राधा को मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दबना। दबना एक अकर्मक क्रिया है। क्लियर हो गया। अब देखो, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न मैंने बनाया आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसे, और यहाँ से आपकी पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में प्रणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीमा नृत्य करती है। तो यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया कहाँ पर है। देखो, आपको पता है प्रणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता खुद कर्म ना कर किसी अन्य से कर्म करवाता है। तो यहाँ पर देखो, जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अध्यापक खुद कर्म ना करके छात्रों से पुस्तक पढ़वा रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, आपका प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, रिक्त स्थान भरिए। तो आपके लिए द्विकर्मक क्रिया भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे क्वेश्चन के जरिए आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक का मतलब क्या, यहाँ पे दो कर्म होते हैं। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक होता है, या फिर प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है, या फिर प्रथम और द्वितीय दोनों ही कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, या फिर दोनों प्राणीवाचक होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दूंगी एक उदाहरण, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है। देखो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अध्यापक ने छात्र को पुरस्कार दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक उदाहरण है। अब यहाँ पे आप खुद समझ जाएंगे कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो यहाँ पर समझाती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अध्यापक तो है कर्ता, ठीक है। इसके बाद छात्र क्या है, कर्म, फर्स्ट कर्म, और यहाँ पर पुरस्कार क्या है, दूसरा कर्म। कार्य क्या हुआ, देने का, मतलब ये क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यापक ने छात्र को पुरस्कार दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहला वाला कर्म है, जो प्रथम कर्म है, वो क्या है, प्राणीवाचक। छात्र क्या होते हैं, प्राणी होते हैं ना,
लेकिन जो दूसरा कर्म है वो क्या है, अप्राणीवाचक। पुरस्कार क्या है आपका, अप्राणीवाचक। तो यहाँ पे क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। देखो यहाँ पर प्रथम कर्म क्या है, प्राणीवाचक होता है, और द्वितीय कर्म क्या होता है, अप्राणीवाचक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा दिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं और प्रथम कर्म क्या होता है, प्राणीवाचक, ये हर केस में फॉलो होगा। और दूसरा कर्म क्या होगा, पुरस्कार जैसे यहाँ पर है वो क्या है, अप्राणीवाचक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको द्विकर्मक क्रिया भी समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। देखो, सुषमा ने धोबी को रुपए दिए। तो यहाँ पे सुषमा ने, धोबी मतलब कौन है, एक प्राणीवाचक है, और को क्या दिए, रुपए दिए। तो रुपए क्या हो गया आपका, अप्राणीवाचक। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, आपको नहीं का ध्यान देना है यहाँ पर। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आलसी बच्चे देर तक सोते रहे। तो देखो, जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, ये तो अकर्मक है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहे, ये भी अकर्मक है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहे, अकर्मक है। तीनों ही केस में क्या हो रहा है, जो प्रभाव है वो सिर्फ किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ देखो, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, तो यहाँ पर पिताजी से फोन करवाया गया है, मतलब यहाँ पर पिताजी क्या है, कर्म है, और इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, ये सकर्मक है। रजत दूध पी रहा है, ये भी सकर्मक है। मनीषा ने कार खरीदी, ये भी सकर्मक है। लेकिन मोर नाचता है, नाचने का प्रभाव सिर्फ मोर पर ही पड़ेगा। तो ये क्या है, अकर्मक है, यह सकर्मक नहीं है। तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया कहाँ पर है, देखो, राजू सदा रोता रहता है, हरीश चढ़ गया, कैलाश गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो यहाँ पर देखो, राजू सदा रोता रहता है, तो यहाँ पर रोने का प्रभाव सिर्फ पड़ेगा राजू पर। हरीश चढ़ गया, चढ़ने का प्रभाव पड़ेगा हरीश पर। कैलाश गिर पड़ा, गिरने का प्रभाव पड़ेगा कैलाश पर। सतीश ने केले खरीदे, मतलब यहाँ पर केले क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम ने फल खरीदे, राम ने खिलौना तोड़ दिया, लोग रामायण पढ़ते हैं, या फिर बच्चा रोता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चा रोता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा कर्म सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, तो ये है प्रणार्थक क्रिया, बिल्कुल ठीक है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, ये है अकर्मक क्रिया, ओके, ये भी ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये अकर्मक है, नो। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़वाया, तो यहाँ पे चोर तो कर्म है ना, तो यहाँ पे अकर्मक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं, तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, या फिर क्रियार्थक क्रिया। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। देखो यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या फिर संयुक्त क्रिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, संयुक्त क्रिया। यहाँ पर पहुंच गया, दोनों क्या है, अलग अलग धातु से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, या फिर क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसे, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर्म सही नहीं है। मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया। वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रणार्थक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझो क्या है, कौन सा कर्म सही नहीं है। मामा ने मुझे साड़ी दी, क्या ये द्विकर्मक है, बिल्कुल ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक है, ठीक है।
वह चालाक निकला, यहाँ पे सकर्मक तो कुछ भी नहीं है, पुलिस ने चोर पकड़वाया, ये प्रणर्थक ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा आपका, वह चालाक निकला, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे देखो, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या फिर बच्चा सोता है। तो यहाँ पर देखो संयुक्त क्रिया में दो धातु से मिलकर बनती है क्रिया। तो देखो यहाँ पर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो यहाँ पे पढ़ने और आया से मिलकर बनी है संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट इज संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे डेफिनेटली। और लास्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर प्रणर्थक? ये भी होमवर्क क्वेश्चन। तो मैंने आपको आज 1, 2, 3 और 4 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं। आप सभी इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करना, ताकि आपको आज की क्लास कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो आपको इस क्लास के PDF कल तक मिल जाएंगी, और आज मैं टेलीग्राम पर विशेषण की कंप्लीट PDF डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF को लेने के लिए। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और PDF आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने आंसर ज़रूर से करा कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।